चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोशल साइंस बुक ग्रेड 9 से। जो आर्टिकल था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वो पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1947 के अंदर। इस आर्टिकल के अनुसार इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही अपनी एग्जिस्टेंस मिली, दोनों ही मतलब अब एग्जिस्टेंस में आ गई थी। पर दो मेजर प्रॉब्लम्स खड़ी थी इंडिया के सामने या कंट्री के सामने। एक तो पहले अपनी कंट्री का संविधान बनाना, दूसरा जो एक सोवर्निटी थी ब्रिटिश एम्पायर की उसको खत्म करना प्रिंसली स्टेट्स पर और फिर उनको मर्ज करके अपनी इंडिया में मिलाना। उस समय लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। 48% जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जो है उनका एक हिस्सा था टोटल एरिया में इंडिया के। 20% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो रिसाइड कर रही थी इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे। बाकी स्टेट्स जो थे वो छोटे छोटे थे। कई सारे स्टेट्स थे जो बहुत छोटे थे और बिल्कुल गांव की तरह से थे और बहुत मेहनत टास्क था। एक मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ह्यूज टास्क था कन्विंस करना इन राजाओं को और नवाब को, और इस चीज को करना भी बहुत तेजी से जरूरी था। जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो महाराजा जो भावनगर के थे कृष्णा कुमार सिंह, वो पहले किंग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करी 15 जनवरी 1948 को। भावनगर स्टेट जो है वो मर्ज किया गया यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट में, जो कि क्रिएट किया गया था सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की कोशिशों के कारण 15 फरवरी 1948 में। ये जो घटना थी फॉर्मेशन की यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट की, इसको डिस्क्राइब किया गया है जवाहरलाल नेहरू ने, ये सबसे ज्यादा नोटेबल मर्जर माना गया है उस समय के इतिहास में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राजा थे या नवाब थे इन प्रिंसली स्टेट्स के, उन सब से अपील करी कि वो जो है अपनी मर्जी से अपने रिस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं उनके लिए, उनके प्रजा के हित के लिए जो है ज्वाइन कर लें यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने राष्ट्रीयता जो होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करी। किंग थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, इन सब ने जो है योगदान दिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड यानी अखंड और संपन्न इंडिया को बनाने में। सरदार पटेल ने एश्योर किया कि वो उनके राइट्स और उनकी इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। सरदार पटेल और उनके जो सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के मिस्टर वीपी मेनन, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया अटैचमेंट बॉन्ड और स्टेटस क्यो एग्रीमेंट। जो भी संबंधित मिनिस्टर्स थे और ज्वाइंट कमेटी जो किंग्स की थी उन्होंने फाइनल शेप दी इस जो भी बॉन्ड बना था इस ड्राफ्ट को। किंग्स जो है वो खुश थे इस ड्राफ्ट से। सिर्फ कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ इनको छोड़कर 559 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये जो एक ज्वाइन करने वाला इंस्ट्रूमेंट था और या क्या कहते हैं इसको एक्सेप्ट किया और फिर फाइनली यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ये जो स्टेटस क्यू दिया है इसका मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके जो अफेयर्स हैं, खास तौर से सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, उनको लेकर सहमति होना। मर्जर ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। सबसे पहले हैदराबाद, जो निजाम थे हैदराबाद के, उनकी जो स्टेट्स थे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी 15 अगस्त को। अब उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसके अनुसार वो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए एक तरह से बाध्य थे। पर फैक्ट क्या था जो उनके नोटिस से लाया गया कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे नहीं रह पाएगा क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है। निजाम ने क्लैरिफाई किया मैटर को ये कहकर कि जब कंट्री जो है वो उसका विभाजन हो गया है, जब ऐसा केस है तो ज्योग्राफिकल रीजंस के कारण वो जो है पाकिस्तान नहीं ज्वाइन कर सकते और इंडिया को वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि उनके कुछ अपने आइडियोलॉजिकल यानी विचारधारा से संबंधित कारण है। ऐसे हालात में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे। अब बातचीत शुरू हुई निजाम के साथ। सरदार पटेल ने बिल्कुल ब्लंटली जो नेगोशिएटर थे निजाम के उनसे कहा कि जो लोग हैं हैदराबाद के वो जो है जाना चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। इतने बीच में जो ऑफिसर्स थे निजाम के, उन्होंने जो पब्लिक थी हैदराबाद की उस पर एक तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हैदराबाद जो है मर्ज किया गया यूनियन ऑफ इंडिया में पुलिस फोर्स के इस्तेमाल से 18 सितंबर 1948 को। सरदार पटेल ने एश्योर किया निजाम को कि उनके सारे हितों की रक्षा की जाएगी।
कन्हैयालाल मुंशी, इनका बहुत ही अहम रोल है इस पूरे एपिसोड में। जब स्टेट्स का रिफॉर्मेशन हो रहा था 1956 में, तो जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है उसको इंक्लूड कर दिया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है जूनागढ़। इंडिपेंडेंस के दिन जो नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा ये कहकर कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी इसके लिए सहमति दिखा दी। सरदार पटेल ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसके खिलाफ जो है इस कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिसमें वो जो है पाकिस्तान की तरफ ना जाएं। जो लोग थे जूनागढ़ के, मुंबई में रह रहे थे, उन्होंने एस्टैब्लिश करी आरजी हुकूमत मुंबई में। अब इस समय जो शेख थे मंगरौल के और मानवादार के, उन्होंने जो है अपनी विश दिखाई कि वो इंडिया का यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडियन सोल्जर्स और नेवी जो वहां पर तैनात थे मानवदार को और मंगरोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने जो है घेर लिया, जो जूनागढ़ का स्टेट है उसे घेर लिया। अब नवाब जो जूनागढ़ के थे वो तो भाग गए पाकिस्तान। 9 नवंबर 1947 को रेफरेंडम जो है लोगों का जूनागढ़ का वो लिया गया, तो जूनागढ़ जो है वो फिर बन गया यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया सरदार पटेल के खुद के गट्स के कारण और लोग जो इच्छा रख रहे थे जूनागढ़ की उसके कारण। थर्ड था कश्मीर। जो मुद्दा है कश्मीर का, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इतने बीच में पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया कश्मीर पे। तो राजा हरि सिंह ने रिक्वेस्ट किया मिलिट्री असिस्टेंस की कि जम्मू और कश्मीर को इस पाकिस्तानी अटैक से बचाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोर दिया राजा हरि सिंह को कि पहले वो साइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और फिर इंडियन आर्मी जो है भेजी जाएगी। एक जो क्लॉज था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन में वो ये था कि जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे कश्मीर के अंदर तो जनमत संग्रह कराया जाएगा, ताकि परमानेंट मर्जर किया जाना है इंडिया के अंदर या नहीं, इसके लिए एक जनमत संग्रह होगा। जैसे ही उन्होंने लेटर साइन किया, इंडियन आर्मी ने कश्मीर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। पर पाकिस्तानी ऑलरेडी जो है वो 1/3 पोर्शन कश्मीर का हथिया चुके थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पर लीगली ये रीजन्स बिलोंग करते हैं इंडिया को, और ये उस टाइम पर भी ऐसा ही था। बाकी जो बचा हुआ कश्मीर था वो बचा लिया गया। इंडिया ने कंप्लेंट भी रजिस्टर करी पाकिस्तान के अगेंस्ट सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस का है वहां पर। सिक्योरिटी काउंसिल ने सजेस्ट किया सीज फायर के लिए। आज भी कश्मीर इशू जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है, जो भी रिलेशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको लेकर। इस तरह से कहा जाए तो एंड ऑफ 1948 में जो पॉलिटिकल यूनिटी थी इंडिया की वो स्टैब्लिश करी गई और कई सारे उसके लिए हिस्टोरिकल और नॉन वायलेंट मूवमेंट्स भी हुए। मर्जर फ्रेंच और पोर्चुगीज कॉलोनीज का। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पर उभरी जनवरी 26, 1950 को, और कुछ कॉलोनीज जो है फ्रेंच और पोर्चुगीज रूल में अभी भी थी जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है अपील करी फ्रेंच कंट्रोल पौंडीचेरी से और पोर्चुगीज कंट्रोल दीव, दमन और गोवा से कि वो इंडिया से मर्ज हो जाए। अब जो लोग थे इन कॉलोनीज के डेस्परेटली चाहते थे, बहुत ज्यादा इच्छुक थे यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने बहुत तरीके के मूवमेंट स्टार्ट किए इस पर्पज के लिए, पर फ्रेंच ने उन फ्रीडम मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी। एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई पौंडीचेरी में, जिसमें लोगों ने जो है फ्रेंच गवर्नमेंट को नारा दिया हिंद छोड़ो, क्या कहते हैं हिंद छोड़ो, लीव इंडिया, 1948 में। अब इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसने बातचीत शुरू करी ताकि पीसफुल सॉल्यूशन मिल सके पौंडीचेरी इशू पर फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, पर लोग जो है उससे सेटिस्फाई नहीं थे। यनम में पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया 13 जून 1954 को। तो फ्रेंच गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उसने मजबूर होकर बातचीत शुरू करी इंडियन गवर्नमेंट से। सारी फ्रेंच कॉलोनीज कराईकाल, माही, यनम और चंद्रनगर ये सब इंडिया को हैंड ओवर कर दी गई रिकंस्ट्रक्शन के लिए अक्टूबर 31, 1954 में। फिर जो है ये सब जो है यूनियन टेरिटरी के अंडर आ गई पौंडीचेरी के। जहां एक तरफ रिकंस्ट्रक्शन स्टेट्स का स्टार्ट हुआ इंडियन स्टेट्स का, उसमें पौंडीचेरी जो है वो कराईकाल में है तमिलनाडु के अंदर, माही केरला में, यनम आंध्र प्रदेश में और चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में। पौंडीचेरी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है इन सभी टेरिटरीज का।
फिर देखते हैं मर्जर दीव, दमन और गोवा का। 15 अगस्त 1947 को पॉलिटिकल लीडर्स और सत्याग्रही ने जो है दीव, दमन और गोवा में एंटर किया। जो फ्री गोवा एजिटेशन था उसमें हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स मारे गए। अब कोशिशें जैसे कि नेगोशिएशन करना, मनाना या सत्याग्रह करना, ये सब अनसक्सेसफुल साबित हुए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो जो है ऑपरेशन विजय शुरू करेगी ताकि गोवा को आजाद कराया जा सके। मिडनाइट में दिसंबर 18, 1961 के पोर्चुगीज गवर्नर डी सिल्वा जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया गोवा, दमन, दीव और वहां पर अपना तिरंगा लहराया। जो आखिरी रिमेन्स थे वेस्टर्न रूल के, अब वो भी गायब हो गए इंडिया से। 12 मार्च 1962 को गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव ये सब जो है मर्ज हो गए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। इन स्टेट्स को जो बोलते हैं वो है यूनियन टेरिटरीज। 30 मई 1987 को दमन और दीव जो है वो गोवा से अलग हो गए। तो सिलवासा बनी कैपिटल दादरा नागर हवेली की, दमन कैपिटल बनी दीव की, और दमन और पणजी जो है वो बनी कैपिटल गोवा की। मतलब दीव और दमन की जो है कैपिटल बनी दमन और पणजी की जो कैपिटल थी वो बनी गोवा।